तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये है रसायन विज्ञान सेट 1 2024 347 है FZ कोड नंबर। देखिए इसमें एक का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन की मोलरता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में है आपके 0.125 मोल लीटर इनवर्स, फिर है 0.139 मोल लीटर इनवर्स, फिर है 0.250 मोल लीटर इनवर्स, फिर इसके बाद 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास है, हम इसे हल करेंगे तो देखिए 5 ग्राम NaOH है, ये NaOH क्या है, विलेय है। ठीक है, तो विलेय का भार कितना है 5 ग्राम, तो देखिए W का मान कितना 5 ग्राम, जो 450 ml है ना, ये जो आयतन है ये बिलियन का है, ये क्या है, ये बिलियन का आयतन है। V का मान कितना 450 ml। अब देखिए जो विलेय होता है इसका अणुभार भी निकालना पड़ता है, तो विलेय क्या है NaOH का आप अणुभार निकालेंगे तो देखिए NaOH का अणुभार कितना निकल के आएगा 40 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 40 निकल कर आएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर रखा। ठीक है, अब देखिए मोलरता के लिए सूत्र क्या लगाना, स्मॉल W गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे V ml में। ठीक है, देखिए m बराबर मोलरता m से, मोलरता को m से डिनोट करते हैं कैपिटल। अब देखिए W का मान कितना है 5, 5 रख देंगे, 1000 है। स्मॉल m का मान कितना है 40 है, 40 रख देंगे। आयतन V का मान कितना है 450, तो आप यहाँ पर 450 रख देंगे। अब देखिए जब इसे आप हल करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 0.278 आ जाएगा। ठीक ठीक है, 0.278 मोल लीटर इनवर्स है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, एक का खा कह रहा है संकुल K3 कोष्टक है बड़का CO C2H5 यानी H5 नहीं है, C2O4 का होल थराइज और कोष्टक बंद है में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ये हमारे पास एक संकुल यौगिक है। ठीक है, इसमें से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। तो देखिए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसके लिए आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए पोटेशियम की होती है 1, ठीक है, क्या संयोजकता प्लस की 1 होती है, गुणे 3 पोटेशियम 3 प्लस इसकी जगह आप x कर देंगे प्लस, फिर देखिए C2O4 की जो है यहाँ पर संयोजकता होती है -2 होती है। ठीक है, गुणे में क्या कर देंगे आप 3 कर देंगे क्योंकि 3 है ना। अब यहाँ पर देखिए बराबर 0 आपको करना है। जब आप इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा आपका, एक्स का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही है, आपका ऑप्शन जो है तीसरा नंबर सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक ग नंबर कह रहा है, एक ग कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती है, यानी बदल बदल के ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, नहीं पाई जाती है, यानी कि मतलब बदल बदल के परिवर्तित संयोजकता भी नहीं दिखाता। तो कौन सा तत्व है, स्कैंडियम है। कौन सा तत्व है, स्कैंडियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्कैंडियम। टाइटेनियम नहीं है, ना ये है, ना क्रोमियम है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो एक का घा नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए एक का घा कह रहा है कि हमारे पास जो है यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन में हमारे पास है CH3 का होल ट्वाइज NH, फिर दूसरा ऑप्शन में है CH3NH2, ठीक है, तीसरा है CH3 का होल थ्राइज N, चौथा है NH3। तो देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्षारकीय प्रबल है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन जो इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सही है मेरे भाई, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, एक कांगा कह रहा है यौगिक में, यौगिक जो है एक यौगिक है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। इसमें बताना है कौन सा यौगिक जो है डाइसैकेराइड नहीं है। तो पहला ऑप्शन में सुक्रोस, दूसरा सेलुलोस, तीसरा लैक्टोस और इसके बाद है माल्टोस है। तो देखिए जो सेलुलोस है ये हमारा पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो हमारे पास है ये डाइसैकेराइड है, क्योंकि आप जब इनका जल अपघटन करेंगे, इसका जल जल जब आप क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेलुलोज सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, एक कच्चा कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होती है। पहला अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए केवल टालेन अभिकर्मक की बात करें या फेलिंग विलेन की बात करें, इन दोनों का उपयोग जो है किसके पहचान के लिए किया जाता है, केवल एल्डिहाइड के लिए ही किया जाता है, एल्डिहाइड की पहचान के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो टालेन अभिकर्मक हो चाहे वो फेलिंग विलेन हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एल्डिहाइड बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास 2 का क्वेश्चन कह रहा है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल, जिसका सूत्र ये हमारे पास को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला है विलयन के हिमांक में अवनमन, ठीक है, इसके बाद है विलयन का हिमांक, दोनों को दोनों हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए विलयन में हिमांक में अवनमन भी निकालना है और विलयन का हिमांक भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल है, ये एथिलीन ग्लाइकाल ये क्या है, विलेय है, और ये 450 ग्राम जल है, ये जल क्या है, विलायक है। तो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 30 ग्राम है। अब देखिए विलेय का अणुभार निकालोगे, जो हमारे पास इथिलीन ग्लाइकाल इसका सूत्र दिया है, तो देखिए जब आप इसका अणुभार निकालेंगे, अणुभार कितने निकल के आ जाएगा, 62 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपने अणुभार निकालना सीख भी लिया होगा, क्योंकि कक्षा 11 में पढ़ा दिया जाता है सब ये। ठीक है, और भी पहले पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अब देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास जल है, जल का भार कितना है, 450 ग्राम, 450 ग्राम जल का भार है, ये बड़ा वाला डब्लू से दिखाएंगे। ठीक है, और जो जो हमारे पास ये क्या होता है, विलेय होता है, इसके लिए छोटा वाला डब्लू से आप दिखाएंगे जो भार होगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास इतना इतना निकल के आ गया है। अब हमें निकालना क्या है, विलयन के हिमांक में अवनमन कितने की कमी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है, डेल्टा टी एफ बराबर जो होता है, डेल्टा टी एफ है बराबर होता है के एफ गुड़े स्मॉल डब्लू गुड़े 1000 बटे स्मॉल एम गुड़े कैपिटल डब्लू, ये होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सभी के मान तो दिए, लेकिन इसका मान हमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ का मान कितना होता है, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। केल्विन है इसके लिए, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है इसका मान। ये आपको ध्यान में हमेशा हमेशा के लिए रखना है, क्योंकि कभी कभी नहीं देता है पेपर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब आप सभी का मान रख देंगे, इसका भी मान आप रख देंगे, इसका मान यहाँ पर दिया है आप रख देंगे। ठीक है, और इसका भी मान हमें निकाल लिया हमने, और इसका भी मान यहाँ पर रखा है। तो देख जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ का 2 केल्विन, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 केल्विन आ जाएगा। ये जो 2 केल्विन निकल कर आया है, ये क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये विलयन के हिमांक में अवनमन है, क्योंकि पहले यही पूछा है। तो देखिए विलयन के हिमांक में अवनमन इन कितने की कमी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा टी एफ का मान 2 केल्विन। ठीक है, अब इसके बाद विलयन का हिमांक पूछा, तो विलयन का हिमांक निकालना, तो आपके लिए आपको सूत्र याद रखना है। जब भी विलयन का हिमांक पूछे तो विलयन का हिमांक बराबर क्या होता है, जो जल का हिमांक होगा वो आपको लिखना है सबसे पहले, जल का हिमांक, और माइनस कर देना आपको क्या, जो आपने निकाला है, जो आपने निकाला है विलयन के हिमांक में अवनमन जितने की कमी आई है वो आप माइनस कर देंगे, डेल्टा टी एफ। ये आपको ध्यान में रखना, जब भी विलयन का हिमांक पूछे तो जो जल का हिमांक है, जल के हिमांक में से आप क्या घटा देंगे, हिमांक में अवनमन घटा देंगे, जितनी की कमी हुई है बस आपका बच कर क्या आ जाएगा, विलयन का हिमांक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जल का हिमांक कितना होता है, 273 केल्विन, कितना होता है, 273 केल्विन होता है जल का हिमांक। ठीक है, या आप कह सकते हैं सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में अगर आप कहेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, यदि केल्विन की बात करेंगे तो 273 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 273 रख देंगे, जल का हिमांक केल्विन में है, और डेल्टा टी एफ का मान आया है यहाँ पर 2 केल्विन, तो आप घटा देंगे तो विलयन का हिमांक कितना निकल कर आ जाएगा, 271 केल्विन आ जाए, कितना आ जाएगा, 271 केल्विन। यही आपका राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और ये सवाल जो बहुत ही सुंदर सवाल है, अच्छी तरह आपको करना भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास 2 का खा कह रहा है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है मोल अंश, मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है मोललता। ठीक है, तो पहला हेडिंग पड़ जाएगी हमारे पास मोल अंश, पहली हेडिंग यही पड़ेगी, मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखना क्या है कि हमारे पास या तो आप सूत्र से याद कर सकते हो या तो ऐसे, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो देखिए लिखना क्या है, विलयन में उपस्थित
बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। तो देखिए मोल अंश का सूत्र क्या होता है? एक घटक के मोलों की संख्या, क्योंकि बिलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या। ये देखिए यहाँ पर कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखते हैं मोललता की परिभाषा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, दूसरा क्या कह रहा था? मोललता की परिभाषा पूछ रहा था। तो मोललता की परिभाषा आपको लिखना है, किसी विलयन के एकांक भार विलायक, किसी विलयन के एकांक भार विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो मोललता का सूत्र क्या है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का क्या भार, ठीक है, ये विलायक का भार लेना है। यही आपको क्या हो जाएगा? मोललता की परिभाषा। इसके बाद देखते हैं लैंथेनाइड। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है? देखिए आकुंचन कभी कभी लिख सकता है, कभी कभी संकुचन लिख सकता है। ठीक है, जबकि बात एक ही है, ये ध्यान में आपको रखना है। कभी कभी क्या पूछ लेगा? लैंथेनाइड संकुचन क्या है, कभी कभी क्या पूछेगा? लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। ठीक है, तो आपको डाउट में नहीं पड़ना है। ठीक है, अब देखिए लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो प्रश्न है 4 का दूसरा आप देखिए, वहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जो घ नंबर कह रहा है कि एक यहाँ पर संकुल यौगिक है कि ज्यामितीय समावयवों की संरचना बनाइए। इसके जो हमें क्या बनाना है? ज्यामितीय समावयवों की संरचना हमें बनाना है। ठीक है, कह रहा दर्शाइए। तो देखिए आंसर में आपको क्या लिखना है? इसके दो रूप बनेंगे इसके, क्योंकि ज्यामितीय समावयवता के दो रूप होते हैं, एक समपक्ष रूप, एक विपक्ष रूप होता है। तो देखिए जब इसका आप बनाएंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम, तो आप इसे बीच में रखेंगे। ये जो हमारे पास लिगैंड है ना, ये लिगैंड को आप रखेंगे। देखिए ये जो अमोनिया है 2 और 4 साइनाइड हैं, तो अमोनिया को मैंने क्या रख दिया है? बगल बगल में रख दिया है, और साइनाइड को भी एक तरफ मैंने यहाँ पर बगल में रख दिया है। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास ये जो लिगैंड लगे हुए ना, साइनाइड, चारों के चारों साइनाइड यदि एक ही साइड पर हो, एक तरफ है, और जो अमोनिया है वो ही एक तरफ, यानी बगल बगल हो, जब ये क्या हो? बगल बगल हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं समपक्ष रूप। इसे क्या कहते हैं? समपक्ष रूप है। यदि यही जो अमोनिया है आमने सामने हो जाए, ये क्या हो जाए? आमने सामने यदि हो जाए, या तो यह इधर हो जाए या तो यह इधर हो जाए। ठीक है, अगर आमने सामने हो जाएंगे तो उसे कहते हैं विपक्ष रूप है। ये जो लगा है ना माइनस चार्ज है, प्रिय विद्यार्थी ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? माइनस चार्ज है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? हमारा समपक्ष रूप होगा जब ये एक साइड में है। अब देखिए ये हमारे पास ये क्या आमने सामने नहीं है, आमने सामने है, तो इसे कहते हैं विपक्ष रूप। इसे क्या कहेंगे? विपक्ष रूप, जब सामने सामने हो। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है अमोनिया है ना, ये अब देखिए ये अमोनिया जो है, यहाँ पर मैंने जो है धोखे में 4 अमोनिया बना दिए हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही अमोनिया बनाना है, क्योंकि 2 ही अमोनिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मैंने बना दिया है, ये ऐसे कितनी अमोनिया है? 2 ही अमोनिया, लेकिन साइनाइड कितने हैं? 4 हैं। अब देखिए साइनाइड हमारे पास ये हैं 2 आमने सामने, ये भी 2 आमने सामने हैं, जबकि ये अमोनिया भी आमने सामने हैं। इसे कहेंगे विपक्ष रूप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक साइड में थे और यहाँ पर क्या है? चारों के चारों एक साइड में हैं, तो इसे कहेंगे समपक्ष रूप है। इसे ये क्या है? आमने सामने है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? विपक्ष रूप कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरे का कह रहा है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए कह रहा है। तो देखिए जो हमारे पास ये ब्यूटेन का सूत्र है, ये तो ब्यूटेन की संरचना है। जब इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, एक तो हमारे पास क्या हो सकता है कि क्लोरीन जो है यहीं पर जाकर लग जाए। ठीक है, अगर ये क्लोरीन एक यहाँ जाएगी और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन को पकड़ कर Cl बना देगा, तो अगर एक क्लोरीन यहाँ जाएगी तो ऐसा कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, अब देखिए
इसके बाद यदि यही क्लोरीन जो है यहाँ पर चली जाए दूसरे नंबर वाले कार्बन पर, तो यह ऐसा कंपाउंड आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना। अब यदि आप सोचो यही क्लोरीन को मैं यहाँ पर फिट कर दूँ तो एक ही बात है, यही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने संभावित रूप हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, एक यह और एक यह, ठीक है। तो देखिए ये क्लोरोब्यूटेन है, ये क्या क्लोरोब्यूटेन है, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, तीसरे का हमारा खा कह रहा है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जो फिनाल है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, लगभग उदासीन है, अप्रॉक्स, ठीक है। कारण सहित समझाइए क्यों। तो देखिए आंसर में लिखना है क्योंकि फिनाल में OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। आपने देखा भी होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने बहुत बार बनाया है कि जो हमारे पास बेंजीन से यदि सीधे अटैच हो कौन, OH, तो उसे हम फिनाल बोलते हैं। तो क्योंकि फिनाल में OH समूह बेंजीन रिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है डायरेक्ट, ठीक है, जिससे H+ आसानी से निकल जाता है। जिससे क्या होता है, जो H+ आयन होता है वो आसानी से निकल भागता है, ठीक है। एथेनॉल में ऐसा जबकि नहीं होता है, एथेनॉल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एथेनॉल में OH समूह जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, अल्काइल समूह से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, एल्काइल समूह से जुड़ा होता है, जिससे H+ आयन जो होता है आसानी से निकल नहीं पाता। यही कारण होता है कि यह उदासीन होता है और ये क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। आपको ऐसा ही, इतना ही आपको लिखना है। यह जो होता है डायरेक्ट किससे अटैच होता है, बेंजीन से। यह किससे अटैच होता है डायरेक्ट, OH यहाँ पर एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप से, किससे, एल्काइल समूह से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का ग कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में हमें विभेद करना है। तो देखिए आंसर में लिखना है जो एसिटल्डिहाइड होता है वो टालेन अभिकर्मक से क्रिया कर लेता है। और भी अगर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड फेलिंग विलयन से अभिक्रिया कर लेता है, यह भी आप लिख सकते हैं। दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एसिटल्डिहाइड जो होता है वो टालेन अभिकर्मक से क्रिया कर लेता है, जबकि जो है एसीटोन वो टालेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं कर पाता। यही क्या है, आपका विभेद है, क्योंकि एक नंबर का था क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो है एक नंबर का अंतर था, आपको ऐसा ही आपको बस एक पॉइंट दिखा देना है। इसके बाद कह रहा है दूसरा एसिटोफिनान तथा बेंजोफिनान में हमें विभेद करना है। तो देखिए जो एसिटोफिनॉन होता है जिसका सूत्र होता है C6H5COCH3। जो एसिटोफिनॉन होता है एक एरोमेटिक कीटोन होता है, एक एरोमेटिक कीटोन होता है, ठीक है, सिंगल। और जबकि जो बेंजोफिनॉन होता है ना वो C6H5COC6H5 ये एक डाई एरोमेटिक कीटोन होता है। कितना डाई एरोमेटिक कीटोन होता है, क्योंकि दो एरोमेटिक यहाँ पर मिलेंगे आपको, C6H5 C6H5 दो है ना एरोमेटिक, आपको ध्यान में रखना है। जबकि यहाँ पर एक ही है एरोमेटिक, एक एरोमेटिक कीटोन है, जबकि यह डाई एरोमेटिक कीटोन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तीसरे का घ नंबर कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाइए। तो आपको बस क्या करना है, एक तरफ आपको लिखना है न्यूक्लियोसाइड, एक तरफ न्यूक्लियोटाइड, हेडिंग डाल के अच्छी तरह से। तो देखिए आंसर सबसे पहले इसमें लिखना, इसका पहला पॉइंट है यह नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है। कौन, जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजन क्षार, एक पेंटोज शर्करा। जबकि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है वो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है, तीन चीज़ों से, ये आपको ध्यान में रखना है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्षारीय होता है, वो कैसा होता है, न्यूक्लियोसाइड क्षारीय होता है, जबकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो जो होता है हमारा अम्लीय होता है। यही क्या है प्रिय विद्यार्थियों, अंतर है, यही विभेद है, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है, नंबर के हिसाब से आपको लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चार का क्या कह रहा है विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को, सांद्रण लिख सकता है, कभी कभी सांद्रता भी लिख सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं समझाइए। तो देखिए सबसे पहले हमें हमें क्या जानना है, विलयन की परिभाषा, क्या जानना है, विलयन की परिभाषा। आंसर में लिखना है विलयन की परिभाषा। देखिए हेडिंग डाल करके दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। जैसे आप लिख सकते हैं पानी,
और चीनी, और लिख सकते हैं आप पानी, नमक। आप पानी या दूध, आपको कैसे भी आपको पता होगा, ठीक है, कि जो समांगी मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं। जब पूरी तरह से मिल जाए कोई पदार्थ जो किसमें, विलायक में, ठीक है, वही क्या बन जाएगा, समांगी मिश्रण। तो देखिए इस विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, क्योंकि पूछ रहा है सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। तो हमारे पास कितनी विधियां हैं, 8 विधियां। कितनी विधियां प्रिय विद्यार्थियों, 8 विधि है। पहली कौन सी है विधि, द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। कभी कभी यहाँ पर भार प्रतिशत भी आपको लिखा मिल सकता है, क्योंकि बात एक ही है, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान को एक मान लिया गया है। दूसरा क्या है, आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और चौथा क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे कहते हैं पीपीएम शॉर्टकट में। अब देखिए पांचवा क्या है, मोलरता। छठवां क्या है, मोललता। सातवां है नॉर्मलता। आठवां क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, यही हमारे पास क्या है प्रिय विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आंसर यहीं तक है। इसके बाद हम आगे लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, सेट नंबर 1 का। तो चलते हैं। यदि आपको जो है ये हमारा वीडियो समझ में आ गया हो तो कृपया करके ये वीडियो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।